आपको ऐसा लग रहा है कि ये लड़की अभी बोलेगी और बोलते बोलते रो देगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो दीवार कूद के आए और दीवार कूद के उन्होंने तेजाब डाल दिया। 2 से 4 दिन जिएगी और इलाज कराने के बाद कोई फायदा नहीं है। हॉस्पिटल से लेके क्यों आए, जहर का इंजेक्शन लगवा देते, मही मार डालते, तो मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। तुम्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरा नाम अंशु राजपूत है और मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। बिजनौर में मैं ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को सपने देखने की इजाजत तो होती है, लेकिन उन्हें पूरा करने की इजाजत नहीं होती है। मेरे परिवार में 6 लोग हैं, मैं और मेरे 3 भाई, मम्मी और पापा। मेरे पापा फार्मर हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे मम्मी पापा की इतनी एजुकेशन नहीं थी, तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने और वो कुछ करें और एक काबिल इंसान बन सके। तो मैं भी चाहती थी कि मैं मेरी मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकूं और मैं स्कूल जाती थी। तो मैं 10th क्लास में थी और मैं मतलब साइकिल से जाती थी, क्योंकि मेरे गांव में कोई भी स्कूल नहीं थे और गांव से काफ़ी दूरी पे स्कूल थे, तो जिसकी दूरी मैं साइकिल से तय करती थी। तो जो मेरे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति थे, वो मेरा अक्सर पीछा किया करते थे। मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि वो जो दादाजी हैं वो मेरे प्रति कुछ सोच रहे होंगे, तो उन्हें अक्सर मतलब काफी दिन तक उन्होंने मेरा पीछा किया और फिर अचानक से उन्होंने मेरा साइकिल रोक लिया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो उस दिन मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा कि जिस इंसान को मैं दादाजी बुलाती हूँ और जो मेरे से चौगनी उम्र के व्यक्ति हैं और मैं 15 साल की हूँ, तो वो मेरे प्रति ऐसी कैसी भावना रख सकते हैं। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव में अब बहुत छोटी छोटी सोच के लोग होते हैं और वहां पे लड़कियों को बहुत जल्दी गलत ठहरा दिया जाता है। तो मेरे मन में ये भी था कि अगर इन्होंने मेरे प्रति या मतलब ये बात गांव में पता चली तो वो लोग मुझे गलत ठहराएंगे। और मेरे मम्मी पापा के साथ मेरा इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं था कि मैं उनको बता सकूं कि ये जो दादाजी हैं ये मुझे परेशान कर रहे हैं और ये इस तरीके का बर्ताव मेरे से कर रहे हैं। वो जो दादाजी थे उनकी बहुत ज्यादा मतलब हरकतें बढ़ती चली गई, तो उनके डर से मैंने अपने आप को घर में कैद कर लिया और मैं घर में रहती थी। मैं हफ्ते हफ्ते कैद होने लगी। एक टाइम ऐसा था कि मैं कभी भी एब्सेंट नहीं रहती थी स्कूल से, और एक टाइम ऐसा आया कि मैं घर में अपने आप को कैद करने लगी। मैं घर से बाहर नहीं जाती थी। मम्मी पापा मेरे व्यवहार पे नोटिस कर रहे थे कि दिन पर दिन मेरा व्यवहार जो था वो बदल रहा था। फिर उसके बाद मम्मी ने मुझसे पूछा आके कि क्या हुआ तुमको, क्योंकि मेरे स्कूल से शिकायतें आने लगी थी कि आपकी बेटी नहीं आती है स्कूल, इसकी वजह से नाम काटना पड़ सकता है। तो मम्मी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। मम्मी ने आके पूछा, तब भी मैं उन दादाजी के बारे में मम्मी को नहीं बता पाई। फिर उसके बाद मम्मी ने मतलब 2-3 दिन तक मुझसे लगातार पूछा, तो मम्मी ने मुझे ये फील कराया कि अगर मैं किसी भी स्थिति से गुजर रही हूँ तो मैं उनको बता सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है या आपके मन में कुछ चल रहा है तो आप मुझे बता सकती हो और मैं हर कदम पे आपका साथ दूंगी। तो मुझे लगा कि मम्मी पापा सच में मेरे साथ हैं, तो मैंने मम्मी को उन दादाजी के बारे में बताया। फिर उसके बारे में मेरी मम्मी ने मेरे पापा से शेयर किया। मेरे पापा का बहुत ज्यादा गंदा रिएक्शन था। ऑफ कोर्स हर किसी के लिए मतलब पेरेंट्स को गुस्सा आएगा कि उसकी बेटी के बारे में अगर कोई इस तरीके से छेड़छाड़ करेगा। तो मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उनके घर में जा रहे थे, तभी मेरे भाई ने उनको रोक के बोला कि अगर आप गुस्से में बात करोगे तो हो सकता है कि आपकी बात कोई नहीं सुने। आप यही बात प्यार से जाके उनकी वाइफ उनके बच्चों को समझाइए तो वो आपकी बात को समझेंगे। लेकिन होता है ना कि हमारी सोसाइटी में अपनी गलती हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया। फिर उनके ईगो को ये बात हर्ट हो गई, क्योंकि गांव वालों ने उनको ये बोला कि आपको शर्म नहीं आती इतनी छोटी लड़की के साथ इस तरीके का बर्ताव रखते हुए, ये कौन सी उम्र का प्यार है और आप ये क्यों कर रहे हैं, ये कितनी गलत बात है, ये शर्म की बात है। फिर इसी बात को गांव वालों ने कहा कि अगर आगे से आप ऐसा करोगे तो हम लोग आपके खिलाफ कंप्लेन कराएंगे। तो उनके ईगो को ये बात हर्ट हो गई कि ये मेरी बदनामी ऐसे कैसे करा सकती है। एक हफ्ते तक मतलब उनका कोई रिएक्शन नहीं था और मुझे लगता था कि शायद वो चेंज हो गए हैं और गांव वालों की बात और मम्मी पापा की बात उनको समझ आ गई है। लेकिन मैं गलत थी उस जगह, क्योंकि वो मेरे खिलाफ कुछ और ही षड्यंत्र रच रहे थे। तो 12 फरवरी की रात को 2014 में वो दीवार कूद के आए और दीवार कूद के उन्होंने तेजाब डाल दिया।
तेजाब डालने के बाद घनी रात थी, मेरे घर में कोई साधन भी नहीं था कि जिस पे मुझे मम्मी-पापा ले जा सके। मेरे गाँव में कोई हॉस्पिटल नहीं था, 2.5 घंटे की दूरी पे था और एसिड के बारे में मम्मी-पापा ने ना कभी देखा था, ना ही कभी सुना था। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनके साथ करे तो करे क्या? उसके बाद पापा ने अपने ही दोस्त से किसी से साधन मांगा और फिर मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए, क्योंकि उन लोगों को लगा कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी और मेरा फेस जो है वो बहुत ज्यादा मेल्ट हो गया था और बहुत ज्यादा मेरे फेस पे स्वेलिंग आ गई थी, और जिसकी वजह से मुझे कोई होश और हवास भी नहीं था कि मैं किस स्थिति में हूँ। सुबह के 4 बज चुके थे और जब तक मुझे मतलब किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं मिला था और मेरा फेस जो है उसी तरीके से पिघला हुआ था और मैं उस ही लाचारी में थी और मैं दर्द से तड़प रही थी। तो फिर उसके बाद मेरी एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस वाले ही मुझे हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन जिस हॉस्पिटल में मैं गई तो उन डॉक्टर्स को नहीं पता था कि मेरे साथ कौन से प्रकार का केमिकल यूज हुआ है और उन्हें मुझे कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए। और तब तक सुबह के 6 बज चुके थे, लेकिन मेरे मेरे फेस पे ना ही किसी प्रकार का क्रीम लगाया गया, ना ही मुझे ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया जिसकी वजह से मुझे तुरंत से राहत मिल जाए। मेरी स्किन पूरी तरीके से जल रही थी और मुझे किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद मुझे रेफर कर दिया मेरठ के लिए। तब तक 13 घंटे हो चुके थे और 13 घंटे में मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। और उसके बाद जब हम लोग हॉस्पिटल गए मेरठ में, तो मेरठ के जो डॉक्टर्स थे वो भी मुझे एडमिट नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसको घर लेके जाइए और जो ये कहती है या जो इसके मतलब मन में है खिलाइए पिलाइए और वो पूरा कराइए, 2 से 4 दिन जिएगी और इलाज कराने के बाद कोई फायदा नहीं है। तो मम्मी पापा ने उनको कहा कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है और आप बिना कोशिश किए बिना आप इनको घर भेज रहे हो, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, आप इनको एडमिट करिए। फिर मम्मी के लड़ाई झगड़ा करने के बाद उन्होंने मुझे एडमिट तो किया, लेकिन मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरा एक लेफ्ट आई डैमेज हो गया और मैं लाइफ टाइम तक इस आंख से कभी देख नहीं पाऊंगी। फिर मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था, मेरे पास सिर्फ एक आंख बची थी और मम्मी पापा को लगा कि ऐसे ट्रीटमेंट मिलेगा तो ये दूसरी आंख भी चली जाएगी। मेरी स्किन जो है वो पूरी तरीके से अंदर पस पड़ गया था और मुझे मतलब कुछ भी राहत नहीं मिल रही थी और पस मेरा ऐसे मतलब कोई हाथ भी लगाता था तब ऐसे ही पस चलता था। उसके बाद मेरे पापा को मेरे हॉस्पिटल में ही एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने बोला कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाइए, थोड़ा कॉस्टली है और हो सकता है कि वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट बेहतर हो पाए। लेकिन मेरे माँ-बाप के लिए वो ट्रीटमेंट करा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेरे घर की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मेरे मम्मी-पापा मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा पाते। लेकिन फिर भी मम्मी-पापा ने मुझे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया और उसके बाद मुझे डिस्चार्ज करा के मुझे उस हॉस्पिटल में एडमिट कराया और वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला। पापा ने कैसे ट्रीटमेंट कराया, क्या कराया वो आज तक भी मुझे नहीं पता है। 2 महीने बाद मैं जब घर लौट रही थी तो एम्बुलेंस में थी, तो मोहल्ले वालों ने भीड़ इकट्ठा कर ली और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने मुझे देखा नहीं देखा ये मुझे नहीं पता। उसके बाद उन्होंने वहीं पे कमेंट करने स्टार्ट कर दिए। उस दिन मुझे पता चला कि समाज हम लोगों को जिनके साथ कोई घटना हो जाती है दोहरी नजरों से देखता है। और जब मैं एम्बुलेंस में लेटी थी मैं सुन पा रही थी और उन लोगों ने कमेंट किए थे, फेस खराब हो गया है, शादी कौन करेगा, बंदर जैसी दिखती है, घर वालों पे बोझ हो गई है और अब कैसे इसका खर्चा चलेगा, आए दिन बदनामी होगी गांव में, अखबारों में न्यूज में इनका आएगा, हमारे गांव का नाम खराब होगा। हॉस्पिटल से लेके क्यों आए, जहर का इंजेक्शन लगवा देते, वहीं मार डालते। जब इंसान ट्रॉमा से गुजर रहा होता है ना और उसको ट्रॉमा पे ट्रॉमा मिलते रहे तो उसको सोचने और समझने की स्थिति सब खो चुकी होती है। मैं घर में तो थी लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी और मैं फिजिकली भी घर में नहीं थी। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि कब मैं देखूंगी, और क्योंकि मैं 7 महीने तक देख भी नहीं पाती थी कि कब मैं देखूंगी और कब मैं इन सोसाइटी वालों को जवाब दे पाऊंगी कि लड़की का चेहरा ही सब कुछ नहीं होता है, उसका दिल खूबसूरत होना चाहिए। मेरे पास दिल है, मेरे अटैकर ने सिर्फ मेरा चेहरा छीना है लेकिन मेरे हौसले अभी भी मेरे पास हैं कि मैं इन सोसाइटी वालों को कैसे बताऊं। मेरे घर वालों को जब सोसाइटी वाले कमेंट करने लगे थे
कि आपने घर में लिटा रखा है, हॉस्पिटल से जहर का इंजेक्शन लगवा के नहीं लाए हो, और क्यों इतने पैसे बर्बाद कर रहे हो, और लड़की से शादी कौन करेगा अब। और इस तरीके के कमेंट बार बार आ रहे थे। तो मम्मी पापा बहुत रोते थे, मेरे सामने नहीं रोते थे लेकिन बाहर जाके रोते थे। और कहीं ना कहीं मम्मी पापा को मेरे नाम से बुलाने लग गए थे कि ये देखिए एसिड अटैक सर्वाइवर्स के माँ बाप जा रहे हैं। तो मम्मी पापा को बहुत खराब लगता था कि मतलब सोसाइटी मेरे साथ तो साथ लेकिन मम्मी पापा के साथ भी बर्ताव कर रहे थे। मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सबने साथ छोड़ दिया था, मोहल्ले वालों ने साथ छोड़ दिया था। मेरे पेरेंट्स की और मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं था। कुछ करने के लिए आंखों का होना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि मेरे पास नहीं थे। तो मैं हर दिन वेट करती थी कि काश मैं देखने लग जाऊं। तो एक दिन मैं सो के उठी और मैं एक आंख से देखने लगी, और उस टाइम पे मेरे घर वाले कोई भी बिलीव नहीं कर रहे थे कि मैं देख पा रही हूँ। और फिर उसके बाद सब लोग कह रहे थे कि ये क्या है, वो क्या है, तो मैं सबको बता रही थी। सब मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था वो। फिर उसके बाद मैं अपने आप को देखना चाहती थी, क्योंकि सिर्फ मैंने लोगों के कमेंट्स से अपने आप को देखा था, और कि लोग मुझे बताते थे कि मैं बंदर जैसी दिखती हूँ। तो मैं देखना चाहती थी कि एक्चुअली मैं दिखती कैसे हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे ऐसा फील नहीं कराया कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है। तो मेरे घर वाले खेत गए हुए थे और मैंने घर में मिरर ढूंढा, लेकिन मेरे घर से सारे मिरर हटा दिए गए थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं अपने आप को देखने की कोशिश जरूर करूंगी। तो मैंने अपने आप को देखने के लिए मैंने एक प्लेट ली। प्लेट में मैंने थोड़ा सा पानी लिया। उसके बाद मैं देखा तो वो प्लेट मेरे हाथ से छूट गई, और मेरे लिए वो जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। मेरे लिए वो सबसे कठिन बात थी कि अपने आप को एक्सेप्ट करना। और अपने आप को एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि एक खूबसूरत लड़की और अपने आप को इस तरीके से देख रही थी। तो मुझे ये लगता था कि लोग जो कमेंट करके जा रहे हैं तो मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, और उन्होंने हर एक कदम पे मुझे समझाया कि अगर सुसाइड करने से जिंदगी इतनी आसान होती तो हर कोई सुसाइड कर लेता। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि अगर तुम सुसाइड कर लोगी तो तुम्हारे अटैकर को सजा कौन दिलाएगा, और अगर तुम ऐसे सुसाइड कर लोगी और अटैकर तुम्हारा बाहर निकल के आया तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी, और हिम्मत बढ़ेगी। आज उसने तुमको विक्टिम बनाया, कल वो किसी और अंशु को विक्टिम बनाएगा। तो तुमको किसी भी अंशु को विक्टिम नहीं बनने देना, तो इसलिए तुम्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उस दिन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला मेरे पेरेंट्स से कि हाँ, मेरे मम्मी पापा सही कह रहे हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मेरी मम्मी मुझे आगरा लेके गई, और मैंने देखा कि वहां पे बहुत सारी एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं जो कैफे चला रही हैं, हंस रही हैं, खेल रही हैं, मस्ती कर रही हैं, डांस कर रही हैं, चहल पहल रही हैं। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या काश मैं कभी इन लोगों के जैसी बन पाऊंगी, क्या मैं इन लोगों के साथ ऐसे खुल के जी पाऊंगी। और मेरे मन में एक हमेशा डर रहता था कि सोसाइटी वालों के कमेंट्स। और फिर मैं फेस कवर करके वहां बैठी थी। तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो थी वहां पे, उन्होंने मुझे बोला कि अंशु, आपने अपना फेस कवर क्यों करके रखा है। तो मैं उनको यही बोलती थी कि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि बच्चे मुझसे डरते हैं, बड़े लोग मुझसे हंसते हैं और लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं फेस कवर करके रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली उस दिन कि फेस उसको कवर करना चाहिए जिन्होंने तुम्हारे साथ ये घिनौनी हरकत की। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए तुमको फेस कवर करके नहीं रहना है। तुम्हें भी खुल के जीने का अधिकार है, तो तुम खुल के जियो। फिर उस दिन के बाद मैंने उनकी बात मानी, और उस दिन का आज का दिन है। मैं कभी फेस कवर करके नहीं चलती हूँ, और मैं फेस ओपन करके चलती हूँ। और मुझे पहला दिन था कि जब मैं आगरा से अपने घर वापस आई और लोग मुझे कमेंट कर रहे थे और क्या बोल रहे थे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उस दिन मेरे अंदर ये चेंज आया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, उसी दिन ही सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर लेगी। और आज मुझे सोसाइटी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और सिरोज हैंगआउट में मुझे एक जॉब पोजीशन मिली, जहां पे रहते हुए एक टाइम ऐसा था कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन सिरोज हैंगआउट के जरिए आज मैं लोगों की मदद कर रही हूँ। और मुझे एक ओधा मिला वहां पे रीच आउट मैनेजर का, जहां पे हम गांव गांव जाते हैं, जहां पे भी नए एसिड अटैक केस होते हैं, हम लोग वहां पे रीच आउट करते हैं और उस सर्वाइवर्स को
हम मेडिकल ट्रीटमेंट, बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाने की कोशिश करते हैं और उसके साथ-साथ उसकी पढ़ाई का खर्चा और उसके परिवार का खर्चा और उसके बाद जो वो कुछ करना चाहती है या जॉब करना चाहती है, तो हम प्रोवाइड कराते हैं। और आज की डेट में मैं अपने साथ-साथ अपने परिवार का भी खर्चा चला रही हूँ और मैं अपने परिवार को भी सपोर्ट कर रही हूँ। और मैं आप सभी को बस इतना कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने अपने आप को अपना लिया, तो आप भी अपने आप को अपना सकते हैं और आप लोगों को भी खुल के जीने का अधिकार है। तो आप लोग भी सामने आइए और अपनी लाइफ में फाइट कीजिए। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।